हेलो गाइस, माय नेम इज शशांक एंड जैसा कि मैंने अपने चैनल इंट्रो में बताया था कि वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ आवर टेक्निकल जर्नी विद द पाइथन सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो पाइथन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे देन स्टैटिस्टिक्स एंड देन मशीन लर्निंग। ओके, सो अकॉर्डिंगली हम लोग मूव करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम लोग ये सुनते आ रहे हैं पाइथन सी प्लस प्लस हम लोगों ने सुनी है। सो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो गाइज ये जो वीडियो है ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगी। आप बेसिक्स थोड़ा बहुत गूगल भी कर सकते हो एंड और भी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैं आपको मेन मेन चीज़ें कराऊंगा जिससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है एंड देन यू आर एबल टू डू सम प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स जो भी ज़रूरत होती है हमारी एक एआई के अंदर हमें जो भी कुछ करना होता है। सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कराऊंगा। तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं एटीएम मशीन। सबसे बेसिक एग्जांपल मैं हमेशा वही लेता हूँ। आप गेम्स भी सोच सकते हो, वेब एप्लीकेशन है हमारी। ठीक है, तो एटीएम मशीन क्या है? उसमें आप जानते हो ऑप्शन होता है हमारे पास क्या चीज का? विथड्रॉ मनी, राइट? विथड्रॉ मनी। सेकंड आप ले लो पासबुक, बैलेंस चेक। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं विड्रॉ मनी की, तो विड्रॉ मनी में हम लोग क्या देखते हैं कि हमसे वो ऑप्शंस पूछता है कि भाई आप पिन डालो, फिर आप बैलेंस डालो, कितना बैलेंस आपको विड्रॉ करना है। तो जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस फीड करते जाते हैं सॉफ्टवेयर में या वो सिस्टम जो हमें दिख रहा है, विजिबल हो रहा है उस हार्डवेयर एक बड़ी सी मशीन के ऊपर, तो उसके अंदर हम जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन डालते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो टास्क परफॉर्म करता जाता है एंड फाइनली हमारा जो एक स्पेसिफिक टास्क था कि मनी विड्रॉ होना चाहिए वो हमें मिल जाता है। अब इस दौरान आपकी बहुत सारी चीजें रोल प्ले कर रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप जो चला रहे हो वो एक सॉफ्टवेयर है, राइट? वो सॉफ्टवेयर किस में लिखा गया है? वो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, यानी वो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कि टास्क परफॉर्म कर रहा है किसका? मनी विड्रॉ का, और उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। वी डोंट नो दैट क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके पीछे लगी हुई है, बट अगर मैं अभी बात करूं, हम लोग पाइथन को कंसिडर कर रहे हैं, तो पाइथन में आप इमेजिन कर सकते हो कि वो बनी हुई है। और आपने किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना है? जैसे कि आप गूगल भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस है हमारे पास और जावा है। ठीक है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गूगल की। ठीक है, स्काला है। तो ये सब आती जा रही है, जैसे जैसे आपकी इनोवेशन होती जा रही है वो हमारी लैंग्वेजेस बनती जा रही है। तो मेन बात क्या है, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं और पहले के जमाने में 1980s 40s 50s 60s उस टाइम पर हमारे पास फोर्ट्रैन, ठीक है, पास्कल, ठीक है, कोबोल, ऐसी लैंग्वेजेस का बहुत इस्तेमाल होता था। बट धीरे धीरे समय के साथ ये डिमिनिशिंग रेट पर हैं और हम लोग ज्यादातर इनका यूज कर रहे हैं जो ऐसी लैंग्वेजेस हैं। तो एक सेग्रीगेशन होना चाहिए ना कि यार कौन सी लैंग्वेजेस को हम ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है भाई परफॉर्मेंस की। दूसरा आता है मेमोरी मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हो तो मेमोरी मैनेजमेंट का तो यार आपसे सवाल पूछा ही जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, कि आप कैसे मेमोरी मैनेज करते थे। ठीक है, तो iOS डेवलपमेंट में था तो मुझको एक कॉन्सेप्ट था जिसको बोलते हैं ARC। जिनके पास iOS है तो उनको थोड़ा बहुत पता होगा कि ARC कॉन्सेप्ट होता है ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग इसको बोलते हैं। तो गार्बेज मैनेजमेंट, जो भी पीछे कैश मेमोरी बन रही है, तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत मैटर करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि iOS में जो एप्लीकेशंस होती है वो ज्यादा स्मूथ रन करती है रादर देन इन एंड्रॉइड, राइट? क्योंकि पीछे जो मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट, वो काफी ऑप्टिमाइज्ड है इन केस ऑफ iOS। सो ऐसी चीजों को हम लोग को देखना पड़ता है। पाइथन के अंदर भी मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्लोज टू हार्डवेयर वाली बात भी एक होती है कि हार्डवेयर के कितना क्लोज है। हार्डवेयर से मेरा मतलब होता है कि आप ये देखो कि आप जिस सिस्टम पे आप चला रहे हो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल करके एक चीज होती है, कर्नल कॉन्सेप्ट होता है। आप इसको गूगल करके पढ़ सकते हो, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करा रहा इसकी। तो एक कर्नल होता है जो कि एक हार्डवेयर आप समझ लो। तो जब आपका सॉफ्टवेयर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो तो उसके और हार्डवेयर के बीच में एक होती है चीज जिसको हम कंपाइलर भी बोलते हैं, इंटरप्रेटर भी एक होता है। ठीक है,
तो ये दोनों क्या है, इनका काम होता है कि हमारा जो ओरिजिनल सोर्स कोड है, यानी जो कोड है हमारा, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट इनटू आपका मशीन कोड, ठीक है। मशीन कोड बोले तो जीरोस एंड वंस की फॉर्म, ठीक है। तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ही है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर बोलते हैं इसको, या फिर आप किसी किसी में, जैसे हम पाइथन में इंटरप्रेटर मोस्टली से ज्यादातर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि कोड हमारा पूरा कन्वर्ट होता है मशीन कोड में जीरोस और वंस की फॉर्म में, जिससे मशीन इजीली समझ पाती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो अभी जितना ज्यादा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज होगी हार्डवेयर के, उतना ही ज्यादा उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो काफी हाई होगी, स्पीड अच्छी होगी, वो ज्यादा रन कोड जो है, जो भी एप्लीकेशंस उससे बनेंगी वो काफी स्मूथ रन करेंगे एंड स्पीड भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो हम लोग बात करते हैं एक लेवल की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 3 लेवल होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। एक होता है हमारा मिड लेवल, एक होता है हमारा हाई लेवल। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने यहाँ पे मेंशन करी, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, गो, स्काला, ये सारी की सारी जो है हम लोग इसको किसके अंदर में कैटेगराइज कर सकते हैं, ये आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। मिड लेवल की बात करूँ तो मिड लेवल में हमारे पास है सी, ठीक है, काफी सुना होगा, बीटेक में भी पढ़ाई जाती है सी लैंग्वेज जो है, तो ये मिड लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, बेसिकली वही मैंने बताया था कि कलेक्शन ऑफ जीरोस एंड वंस। और ये वाली जो असेंबली लैंग्वेज होती है, अब आप ये सोच के देखो कि आप ऑलरेडी कोड किस में कर रहे हो, जीरोस एंड वंस में कोड कर रहे हो, राइट, जीरोस एंड वंस में कोड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि जो मशीन है वो जीरोस एंड वंस की फॉर्म में समझती है, तो ज्यादा क्लोज कौन सी लैंग्वेज है मशीन के, वो ये वाली लैंग्वेज है। तो मशीन के लिए अगर मैं बात करूं, समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ इस केस में मेमोरी मैनेजमेंट अगर हमें करना है, ठीक है, हमें अगर मेमोरी मैनेजमेंट करना है तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है। अगर हम सीपीयू के पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, लाइक सीपीयू के लिए कुछ भी हम सोच रहे हैं, लाइक परफॉर्मेंस इश्यूज अगर हम मैनेज कर रहे हैं कोड के थ्रू, तो वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है असेंबली लैंग्वेज के। अभी बात करते हैं सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज इज अ मिक्स ऑफ, कह सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एंड फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ आपका लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो अब आप भी जानते हो कि इस लैंग्वेज में काम करना यार बहुत मुश्किल होता था, 1940s 50s में इसी लैंग्वेज में काम होता था और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, तो इसीलिए फिर ये सी आई। इसमें क्या है, आप थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज से हमेशा मतलब मेरा क्या होगा, आप ऐसे समझो, रीडेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है, रीडेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि आप इसमें बेसिकली जो भी, मैं अगर इंग्लिश की बात करता हूँ तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके चलता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी, वो हम यूज करते हैं कोड करने में, लिखने में, और थोड़ी बहुत फंक्शनल कैपेबिलिटीज लो लेवल लैंग्वेज की भी लग जाती हैं, ओके। तो ये वाली लैंग्वेज भी थोड़ी क्लोज है। बात करें हाई लेवल लैंग्वेज, तो यार यहाँ तो आप अगर देखोगे तो प्रॉपर इंग्लिश का ही हम यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर ऑब्वियसली हमारा जो इंटरप्रेटर होता है उसका रोल होता है कि फिर भाई वो जो भी हम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको वो कन्वर्ट करे किसमें, मशीन कोड में। तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा टाइम आ जाता है कन्वर्जन का, तो कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो थोड़ी सी हैम्पर होती है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्योंकि जो लैंग्वेज ज्यादा क्लोज है ऑब्वियसली उसका ट्रांसलेशन होने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना यार, तो इजी है। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें, लाइक गेमिंग में जब हम लोग बात करें तो पहले गेम जो भी बनते थे तो उसमें भी मोस्टली यही सब लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता था, सी और मोस्टली असेंबली लैंग्वेज, तो गेम में भी काफी अच्छा रहता था। अभी भी हम लोग बात करें तो सी प्लस प्लस जो हमारी लैंग्वेज है, ये भी काफी क्लोज होती है हार्डवेयर के, और इसमें हमारे पाइथन के अंदर भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो एक तरीके से रैपर है, और वो रैपर किसका है, वो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसमें लिखी हुई लाइब्रेरीज का रैपर है। जैसे नमपाई हमारी बात करें, ठीक है, तो नमपाई एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो डेटा एनालिसिस में काम आती है, ओके। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जो आपको थोड़ा और क्लैरिटी देगा। अभी जैसे आप राइट साइड में डायग्राम देख रहे हो, इसमें देखो आप ये लैंग्वेज लिखी हुई हाई लेवल लैंग्वेज, तो आप देख रहे हो इफ प्रिंट टाइम ट्रू ब्लॉक, एल्स प्रिंट टाइम ट्रू ब्लॉक, ये इंग्लिश लैंग्वेज आप प्रॉपर यूज कर रहे हो, राइट, आपको करना। तो क्या फोकस है यहाँ पर, अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में बात करें, हम फोकस किस पे कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अगर हमें सॉल्व करनी है,
तो आप कहोगे यार अगर हम यही 0-1 में ही खेलते रहेंगे तो यार हमारे लिए बहुत करना मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, डेवलपर्स के लिए कोलैबोरेट करना, कंट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो आप लो लेवल लैंग्वेज, ये आप देख पा रहे हो 1010011111 तो एक ऐसे कह सकते हो कि इस सेंटेंस को अगर हमें समझना है तो ये 10110 है, ये ऐसे एल्स है तो ये, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा-सा इस तरीके की एक लेवल आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ओके? और भी आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे देखो असेंबली लैंग्वेज यहाँ पर मीडियम में भी डाला हुआ है, यहाँ लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी कोड, मीडियम लेवल में असेंबली लैंग्वेज C++, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बट C++ में भी हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं, तो मैं यहाँ मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज में भी इसे डालता हूँ, बट इसके अंदर मोस्टली लाइब्रेरीज जो है वो असेंबली लैंग्वेज में क्रिएटेड है, तो आप कह सकते हो इट इज क्लोज टू हार्डवेयर, ठीक है? इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक खत्म करते हैं एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन पाइथन पे। तो जी पाइथन जो है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि पाइथन से हमारा क्या है भाई, एप्लीकेशन भी बन सकता है, जैसे वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, सारी चीजें बन सकती हैं। और पाइथन की जो सबसे एडवांटेज है, वो जो फीचर है वो वही वाला है कि इजी है, लाइक ज्यादा बड़ा कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो कोड 3 लाइन का लिखते हुए 4 लाइन के लिखते हो C++ जावा में, वो 1 लाइन का हो जाता है पाइथन के अंदर, ऐसे भी होता है बहुत जगहों पे, ओके? सो अभी मैं वो चीजें नहीं लिख के दिखा रहा बिकॉज इतना क्लैरिटी नहीं आ सकती लैंग्वेजेस को पढ़ के। तो हम लोग बात करते हैं शॉर्ट कमिंग्स क्या है पाइथन की। पाइथन की शॉर्ट कमिंग्स यही है कि यार लाइब्रेरीज जो है ना वो थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू C++ एंड जावा, लेसर लाइब्रेरीज, ठीक है, इन कंपैरिजन टू आपका C++ एंड जावा, ठीक है। थोड़ी सी स्लो है लैंग्वेज, मैंने पहले भी बोला था, फिर फोकस कर रहा हूँ इस चीज पर, लैंग्वेज स्लो है। रीजन क्यों? क्योंकि वही वाली बात है ना, इंटरप्रेटर आएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो पहले इंटरप्रेट करेगा, तो इंटरप्रेटर जो है वो हमारा, इंटरप्रेटर इज इन्वॉल्व हियर, है ना? तो वो क्या करेगा, धीरे 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 प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, तो वो स्लो करता है, वहां पे एक ओवरहेड आ जाता है, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास डाउनलोड करने का तरीका होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप डालो पाइथन डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ से हम लोगों ने पाइथन डाउनलोड करना है, ठीक है? ये पाइथन डाउनलोड करके यहाँ से हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये पाइथन डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना है, ऐड पाइथन टू पाथ करना ही करना है, विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और यहाँ पे आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो, ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ, और उसके बाद आप देख रहे हो ना यहाँ पे पाथ आपको दिख रहा है, राइट? तो ये आपको पाइथन 312 है, तो मैं अगर यहाँ पर इसको जो है यहाँ से ले लो, चलो आप पाइथन 312 है ना, आप यहाँ से हटा दो यहाँ तक ड्राइव तक। अब आप ये देख रहे हो पाइथन 312 की डायरेक्टरी, आप अगर चाहो तो आप अपना भी नाम कुछ दे सकते हो पाइथन है। अब आप यहाँ पे बैक में, मैं फिर वही बोलूंगा, बैक में आपने क्या करना है, वहां ऐड पाइथन टू पाथ करना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर लो जो भी लोकेशन है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सी ड्राइव है उसमें यहाँ पर देखिए मेरे को पाइथन ऐप, राइट? तो मैं यहाँ पे इस हिसाब से अपना डायरेक्टरी बना दूंगा, फिर मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, फॉलो करते जाना इंस्ट्रक्शन और इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एनाकोंडा कर रखा है और मैं दोबारा से एक पाइथन इंस्टॉल नहीं करना चाहता, वो मैं आपको दिखाऊंगा एनाकोंडा, मेन चीज जिस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है जी? तो यहाँ पे कर देता हूँ बंद, तो जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा आपका पाइथन यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा, आपको फोल्डर भी दिख जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ बात करूँ आइडियली की, तो आइडियली आप देखो यहाँ पे जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी पाइथन की आपके सिस्टम के अंदर, तो आपको चेक करना है, आपको यूज करना है, कैसे करना है, तो आपको यहाँ आइडियली टाइप करना है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है जी? अभी मेरा पाइथन आइडियली ओपन हो गया है, ठीक है, पाइथन आइडियली ओपन हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरे पास कुछ भी कोड लिखना है, जैसे सपोज करो प्रिंट हेलो, ठीक है, एंटर मारूंगा तो मेरा रन हो जाएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा, ये शेल होता है, ठीक है? तो इसको आप यूज कर सकते हो कोड करने के लिए, ओके जी? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पाइथन के अंदर दो मोड्स होते हैं, फटाफट से उनको देख लेते हैं क्या मोड्स होते हैं। एक होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड,
और दूसरा हमारा होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड की अगर हम लोग बात करें तो इसको आप ऐसे समझो कि ये हमारा जो है, ये जो खुला हुआ है ना ये वाला, ये पाइथन शेल जो है, शेल ये भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कोड करके देखा, राइट, आपने यहाँ कोड करा और आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपने कोड करा, जैसे समझो आपने प्रिंट हेलो करा, आपको आंसर तुरंत मिल गया हेलो। तो एक बेसिकली आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपने तुरंत कोई कोड डाला और आपको आउटपुट मिल गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 20 और b इज इक्वल्स टू 30, अब मैं लिखता हूँ a प्लस b, तो मेरे को आंसर मिलता है 50। तो मेरे को राइट ऑन दैट स्क्रीन मेरे को आउटपुट प्रेजेंट हो जाता है। दिस इज आपका शेल मोड या इंटरेक्टिव मोड। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरा मोड जो हमारा वो है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे सेम कोड लिखते हैं, चलो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आपने पहले इसे सेव करना है। ठीक है, आप इसे सेव करोगे तो आप इसे मान लो डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ कोड टेस्ट। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो मेरा आउटपुट अब देखना आप कैसे आएगा। मैं इसे फिर रन करता हूँ, तो देखो आप हेलो वर्ल्ड आ गया मेरा। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि स्क्रिप्ट मोड में ऑब्वियसली आपको आउटपुट वहां नहीं दिखता है, आप कोड लिखते हो। अब आप यहाँ पूरी स्क्रिप्ट लिखते हो, ऐसे समझो आप कोई स्क्रिप्ट पूरा कोड इंस्ट्रक्शन आप पूरा एप्लीकेशन में आ गए, आप पहले पूरा एक साथ कोड लिखोगे, क्योंकि इंटरेक्टिव मोड में यार फिर मल्टी लाइन कोड अगर आपने करना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना मैनेज करना, तो इसलिए आप स्क्रिप्ट मोड में आप पूरा नीचे कोडिंग करोगे। अगर a इक्वल्स टू 20 है और एंटर मारता हूँ b इक्वल्स टू 30, तो मैं यहीं पर सेम आपको देख रहा हूँ, मैं a प्लस बी कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने करा, अब मैंने इसे रन कर दिया F5 से, तो देखो आंसर आ गया, हेलो वर्ल्ड भी आ गया, 50 भी आ गया। तो एक ही जगह पे सारा कोड लिख दिया, तो आप समझ पा रहे हो, मतलब मल्टी लाइन कोड मैं इजीली लिख पा रहा हूँ। तो दिस इज आपका स्क्रिप्ट मोड। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लोग इसको डन करते हैं, और बाकी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड शेल मोड भी हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये बहुत बेसिक है, ये दोनों मोड्स हमें अवेलेबल होते हैं जब हम वही पाइथन अपना इंस्टॉल करते हैं वहां से, एंड देन यहाँ से हम लोग अपना चला सकते हैं। तो ये आप बेसिक लेवल पर अगर आपको काम करना है तो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जी मेन जो हमारा यूज होने वाला आगे, कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट आपने करना है, डेटा एनालिसिस करनी है, एआई करनी है, तो मैं इस पर नहीं काम करूंगा। मैं काम किस पे करूंगा, मैं काम करूंगा एनाकोंडा पे। ठीक है, तो एनाकोंडा पे काम करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो कर देता हूँ नीचे। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं एनाकोंडा की। सो व्हाट इज एनाकोंडा। ठीक, तो एनाकोंडा हमारा क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, किसका, पाइथन और आर। मैं नोट्स भी खोल लेता हूँ, जो कि साइड में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, सो आप इस नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। सो इसमें यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ये रेफरेंस की तरह रहेगा आपके, आप जो भी पढ़ोगे उसको आप रेफर कर सकते हो यहाँ पे। तो एनाकोंडा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग दैट एम्स टू सिंप्लीफाई द पैकेज मैनेजमेंट। अब आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी कि यार ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि एनाकोंडा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको आईडीएलईज भी मिल जाएंगे। आईडीएलईज का क्या मतलब होता है, वो एडिटर, कोड एडिटर, जहां आप कोड लिखते हो। ठीक है, तो जितने भी कोड एडिटर्स हैं आपके, वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, लाइक जैसे जो पाइथन नोटबुक है। ठीक है, आपका वीएस कोड है, आपका स्पाइडर है, आपका पाईचार्म है, ये सारे कोड एडिटर्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आपको जो पैकेज चाहिए, एक एआई की या डेटा साइंस की कोई भी एप्लीकेशन आपने बनानी है, आपने कुछ भी एनालिसिस करनी है, बड़ी से बड़ी साइंटिफिक कंप्यूटिंग करनी है, राइट। साइंटिफिक कंप्यूटिंग मेरा मतलब होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आप 11th-12th में करते थे, राइट। तो हमारे पास एरेज होते हैं, हमारे पास एरेज होते हैं, तो हमने बचपन में पढ़ा होगा अपने 10th 11th 12th में, मैट्रिक्स है, एरेज है। तो इनमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे, जो लोग मैथ स्ट्रीम से थे, पीसीएम स्ट्रीम से थे,
तो मैट्रिक्स करके एक चीज होती है, एरे होती है, ये सब चीजें होती है, तो इनमें बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज करते हैं। उसके लिए हमें पैकेजेस लगते हैं पीछे, लाइब्रेरीज लगती हैं, वो सारी चीजों से हम लोग उन कैलकुलेशंस को इजीली कर लेते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे पैकेजेस हमारे एनाकोंडा के अंदर अवेलेबल है। आपको अलग से जाके सोचो कि यार मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी मिलता है उन सारे पैकेजेस के साथ। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एनाकोंडा। ठीक है, चलो एनाकोंडा इंस्टॉल करना सीखते हैं। एनाकोंडा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां जाएंगे एनाकोंडा डाउनलोड लिखेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन गाइड नहीं, डाउनलोड। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ मैं फटाफट से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये डाल दूंगा मेल, ये कर दूंगा सबमिट। ठीक है जी, अब आप देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल जाएगी, विंडोज मैक लिनक्स जो भी आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही सेटअप इंस्टॉल होगा तो सेटअप इंस्टॉलेशन के टाइम पर भी आपसे बहुत सारी चीजें वो पूछेगा। तो जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपको बोलूं जो फॉलो करनी है, तो आप एनाकोंडा इंस्टॉलेशन गाइड पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपका क्या होगा जब आप इंस्टॉल करोगे, क्योंकि टाइम लगता है, एनाकोंडा इंस्टॉल करने में टाइम लगता है। तो एनाकोंडा इंस्टॉलेशन गाइड में भी मैं जाता हूँ इमेजेस में। जो मुझे यार सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन दिखानी थी वो ये वाली है, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा बीच में, जब आप जैसे जैसे फॉलो करते जाओगे, तो इस वाले ऑप्शन को ऐड एनाकोंडा टू माय पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल आपने तब नहीं सिलेक्ट करना है जब आपका ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है। कौन सा पाइथन, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो में, जो पाइथन इंस्टॉल आपका था ना, वो python.org से आपने डाउनलोड किया, आपका ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, तो आपको वो पाइथन इंस्टॉल होने के बाद इस पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप, मैं चाहूंगा कि आप सेफ साइड पर रहो, आप उस पाइथन को हटा दो। ठीक है, आप उस पाइथन को हटा दो, आप एनाकोंडा इंस्टॉल करो। आपने फिर ये ऐड एनाकोंडा टू माय पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल तब करना है जब आपका कोई पाइथन सिस्टम के अंदर बिल्कुल नहीं पड़ा, बिल्कुल क्लीन है सिस्टम, तब आप इस पे सिलेक्ट कर दो। नहीं तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे लाइब्रेरीज के, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप इस पे सिलेक्ट तभी करना जब आपके सिस्टम में एनाकोंडा पाइथन पुराना वाला नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने इस पे सिलेक्ट किया, आप इंस्टॉल कर देना, टाइम लेगा थोड़ा सा, और फिर इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेंगी, आपका पाथ वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। इसको कहीं कॉपी या कर लेना, नहीं तो मैं आपको एक शॉर्टकट अभी बताऊंगा फटाफट से, उससे भी बहुत इजीली हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन है, आप देख लेना। ठीक है जी, एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा आपका सक्सेसफुली। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनाकोंडा इंस्टॉल हुआ, आप गए यहाँ पे, अगर हुआ तो इंस्टॉल सक्सेसफुली, तो आपको ये दिखेगा ग्रीन कलर का मार्क, इस पर क्लिक कर दो। थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड, 10 सेकंड आप इमेजिन कर लो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीजें हैं अवेलेबल एनाकोंडा में, क्यों हम इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइथन। अच्छा, ये सपोर्ट दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करता है, पाइथन भी करता है, आर भी करता है। तो कोई आर में काम करना चाहता है, स्टैटिस्टिक्स करना चाहता है, तो यहाँ पे कर सकता है। आपको आइडियलीज भी मिलते हैं, राइट। तो हम लोग इसके ओपन का वेट करते हैं। ये नोट्स है गाइस, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि जैसे मैंने आपको बताया इंस्टॉलेशन है, तो सब मैंने डाला हुआ है इसमें, सब कुछ जो भी मैं फॉलो करूंगा वो सारा आपको इस नोट्स में मिलेगा। ये देखो, स्क्रीन बाय स्क्रीन भी मैंने डाली हुई है, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं तभी कहूँगा पहले वीडियो देख लो, समझ लोगे तो इसको फॉलो करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो एनाकोंडा पे चलते हैं हमारा। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं, क्या हो गया, अपडेट मांग रहा है, तो अभी हम लोग रिमाइंड भी लेटर कर देते हैं। तो देखो यार क्या क्या चीजें अवेलेबल है। देखो, जो पाइथन लैब है, नोटबुक है, AWS, VS कोड, स्पाइडर, पाइचार्म, राइट, आर स्टूडियो, अगर आप आर में काम करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है, जो पाइथन नोटबुक, लैब और VS कोड, क्योंकि यार मुझे बस इन्हीं में काम करना है, दीज आर सफिशिएंट। आपके पास पाइचार्म, आपको शौक है करने का, तो आप पाइचार्म पे काम कर लो, तो उसको इंस्टॉल कर लेना, हो जाएगा। मैंने ये कर रखे हैं इंस्टॉल 3, क्योंकि मेरे को इन्हीं में काम करना है। तो ये मेरे 3 हो गए। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब मेरे इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो ये लॉन्च करके आ जाता है बटन। अब लॉन्च हो जाएगा, आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इन सब पे काम करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, विच इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज आइडियलीज, कि सब में डिफरेंस क्या है यार। ये नोटबुक है, VS कोड है, पाइचार्म है, क्या फायदा है, तभी तो समझ आएगा ना जब आपको डिफरेंस क्लियर होगा। आपको पता ही नहीं है कि यार आपने जब मन किया ये उठा लिया, ये उठा लिया, नहीं, ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि है क्या डिफरेंस। और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि यार आपका
कितने आइडियलीज हैं और उसमें क्या क्या डिफरेंस है, या आपने कौन सा प्रेफर किया, क्यों प्रेफर किया, किस केस में प्रेफर किया, ये भी सवाल उठ सकता है। तो हम लोग बात करते हैं, मैंने नोट्स में डाला हुआ है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास मैंने वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इन चारों के बीच में डिफरेंस के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ मेन डाले हुए हैं जो आपका प्रैक्टिकली यूज हो गए। तो यहाँ पे बात करूँ जुपिटर नोटबुक की, तो सोर्स कोड एडिटर तो देखो सारे हैं, सारे में आप कोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें बात करता हूँ जुपिटर नोटबुक के वेब बेस्ड लिखा हुआ है, VS कोड में लिखा है डेस्कटॉप बेस्ड। ये क्या है? ये है कि जब आप सपोज करो इसमें क्लिक करते हो, अब मैं लॉन्च करता हूँ इसको, ठीक है, और मैं इसको भी लॉन्च कर देता हूँ, दोनों को कर देता हूँ। तो हम लोग लेके चलते हैं VS कोड और जुपिटर नोटबुक, तो सेम लाइंस पे वो दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये एक ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा है और ये URL की तरह दिख रहा है, और यहाँ से आपका ये ओपन हो रहा है, देखो, ठीक है। मीनवाइल यहाँ से VS कोड ओपन हो रहा है। अब आप देखो ये एक ब्राउजर में URL की तरह ओपन हुआ है। अब मुझे नहीं पता है कौन सी लोकेशन इसने उठाई है, डिफॉल्ट लोकेशन जो भी है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। VS कोड की मैं बात करूँ तो देखो ये भी ओपन हो गया मेरा, ठीक है जी। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे मैं गया, यहाँ गया, तो अभी देखो आप ये मेरे डेस्कटॉप में ओपन हुआ है। सो दैट्स वाई मैंने मेंशन किया था वहां पे कि डेस्कटॉप और वेब बेस्ड है, ओके। यहाँ पे कोड कंप्लीशन की बात करूँ तो इसमें एक्सटेंशन मिलते हैं आपको, ये बेसिक है। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब ये है कि जब आप जाते हो VS कोड में और आप यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज होती है एक्सप्लोरर एक्सटेंशंस, ठीक है। तो एक्सटेंशंस में आप जाते हो तो आप चाहो तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये जो पैटर्न नोटबुक ओपन हो रही है वेब बेस्ड में, आप कहते हो नहीं मुझे तो लोकली काम करना है, लोकली काम करना है विदाउट गोइंग इनटू द ब्राउजर, तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे ओपन हो गया जुपिटर नोटबुक का, इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा देन क्या होगा, देन आपका ये अवेलेबल हो जाएगा विद इन VS कोड। तो आप इस नोटबुक को यहाँ से जो चला रहे हो ब्राउजर से, आप विद इन VS कोड चला सकते हो आपके लोकल एनवायरनमेंट, ओके। सेम गोज फॉर अदर थिंग लाइक एज्योर, आपको एज्योर की सर्विसेज यूज करनी विच इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपको ना एज्योर की यूज करनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने ले लिया एज्योर टूल्स। अब देखो मुझे क्या क्या मिल रहा है, ऐप सर्विस मिल रही है, स्टैटिक वेब एप्स, ठीक है, फंक्शंस होते हैं कुछ, अभी ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। तो क्या है, आपको टूल्स मिल गया, एक पैकेज मिल गया, तो मेरा देखो यहाँ पे एज्योर आ गया। अब मैं चाहूँ तो मेरा यहाँ एज्योर का अकाउंट आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मिल जाएगा, अभी लोड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं साइन इन करूंगा तो मेरा अकाउंट आ जाएगा और उसकी सारी रिसोर्सेज आ जाएंगी जो मुझे उसके अंदर अवेलेबल होंगी, जो भी मैं वहाँ पे क्रिएट करूंगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये डिफरेंस भी कंप्लीट होता है। देन आता है डीबगर। डीबगर मतलब आपका कोड लिख रहे हो यार, इश्यू तो आएंगे ना, एरर तो आएगी, बग्स तो आएंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस बग्स, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोडिंग का, बग्स आइडेंटिफाई करो उन्हें क्लियर करो। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो रन एंड डीबग का ऑप्शन है। तो ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, डीबग नहीं करा तो फिर फायदा क्या, कोड में इशू आ गया तो कंपनी में काम करोगे तो डीबग करना बहुत जरूरी है, ये क्लिक कर सकते हो। तो ये कहाँ पे ज्यादा इजीली है, डीबगर एडवांस लेवल पर है। यहाँ पर आप देखते हो तो लिखा है ना लिमिटेड विद एक्सटेंशन, तो वहां पे आपको, अगर आपको इन नोटबुक्स में करना है तो वहां पे आपको एक्सटेंशन मिलते हैं अलग से, आप नोटबुक के अलग से आते हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो इसके विद इन और इसको यूज कर सकते हो। बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली VS कोड में ही काम करता हूँ, या फिर पाइचार्म या जो भी आपको लेना है उसके अंदर आप फिर डिबगिंग करो, ठीक है। उसके बाद वर्जन कंट्रोल की बात करते थे यार। वर्जन कंट्रोल क्या है बेसिकली कि अगर मैं बात करूँ, आप सबने गिटहब का नाम बहुत सुना होगा, तो ये रिपोजिटरी होती है जहाँ पे आप कोड रखते हो। ये ऐसी रिपोजिटरी होती है जहाँ पे टीम के आपके बाकी मेंबर्स भी कोलैबोरेट कर सकते हैं एंड काम कर सकते हो आप लोग। आप एक कंपनी के अंदर हो, आप 5-6 टीम मेंबर हो, आपको काम करना है, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि लोकली काम करते रहोगे VS कोड में बैठ के, अपना यहाँ पे काम कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, कोड को पुश भी करना है, उसको प्रोडक्शन तक ले जाना है। तो आप एक ऐसी रिपोजिटरी होती है जैसे यहाँ पे बनी हुई है एज्योर SDK फॉर पाइथन, आप देख रहे हो इसमें कोड पड़ा हुआ है, टॉमिल फाइल, एज्योर सैंपल्स टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें हैं हमारी, कोड वगैरह मिलता है, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ तो देखो आप SDK स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे जाते हैं स्क्रिप्ट्स में, देख रहे हो आप क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, इन्हीं में कोड पड़े होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी वो भी पढ़ सकते हो, देखो रीडमी फाइल है ये। तो ये एक तरीके की रिपोजिटरी होती है जहाँ पे आप एक्टिव डेवलपमेंट SDK फॉर पाइथन, बेसिकली ये लाइब्रेरीज होती हैं जो कोडिंग करी हुई होती है माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने, वो कोड आपको अवेलेबल करा सकती है, आप भी अपना कोड डाल सकते हो और उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो।
अब आपको कहना है कि यार मैं VS कोड से कैसे करूँ फिर मैं, या मैं जिस भी कोड एडिटर में, तो आप क्या है बेसिकली VS कोड में जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टर्मिनल का, ठीक है। तो आप देखोगे मेरा, अगर मैं इसमें देखो ध्यान से, तो आप देखो मेरे पास git bash करके एक चीज है, राइट। मेरे पास git bash करके एक चीज है, ये मैंने इंस्टॉल करी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं git GUI आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि बेसिकली मेरे को कोड डायरेक्टली यहाँ से पुश करना है, मेरे को पुश करके यहाँ ले जाना है, अपनी कोई मैंने रिपोजिटरी बना रखी है और उसमें मैं पुश करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी बनाऊंगा गिटहब पे और उसके अंदर सारा का सारा कोड डाल दूंगा। अब कोई दूसरा टीम मेंबर है उसको क्लोन करेगा, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोड का है ना, ये सब है, क्लोन करने का ऑप्शन है, ये आपका यूआरएल है। तो ये आप जो भी टीम मेंबर होगा वो इस यूआरएल के थ्रू अपने एंड पे VS कोड में लोकली क्लोन करेगा और फिर उस पर काम करेगा, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा और उसको वहां फेंकेगा वापस। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। और फाइनली वहीं पर कोड ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे आप एक फीचर पे काम कर रहे हो, कोई दूसरी फीचर पे काम कर रहा है, तो उनकी ब्रांचेस हैं, उनको कंबाइन किया और एक मेन ब्रांच में डाल दिया जो कि प्रोडक्शन रेडी होती है। तो ऐसे करके चीजें हम होते हैं, ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ओके जी, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसलिए भी आपको बता दी यार, आगे देखो काम करोगे कोई दिक्कत ना है, अभी से चीजों को समझ के चलो, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज अब हमें जुपिटर नोटबुक का हमने अभी पढ़ा था कि यार हमें क्या है कि यार हमें ये दिख रहा है यहाँ से कहीं से खुला हुआ है। आई रियली डोंट नो कि ये कौन सी लोकेशन से खुला हुआ है। मैंने यहाँ पे इसे नेविगेटर से खोला था, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, मैंने इसे यहाँ से खोला, ये खुल गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं नोटबुक ओपन करूंगा, ठीक है। इसका नाम चेंज करूंगा, अभी ये ओपन हो रही है, देखो इसका अब ये कर्नल मांग रहा है। ये कर्नल वही चीज है जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में इंट्रो में डिस्कस किया था कि इसमें एक इंटरप्रेटर यूज होता है जो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप लिखते हो, जैसे सपोज करो मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये क्या है, पहले सॉफ्टवेयर जो भी आप कोड लिख रहे हो उसको इंटरप्रेटर ने इंटरप्रेट किया, फिर उसने थोड़ा सा टाइम लिया, फिर हार्डवेयर ने उसे समझा मशीन कोड के थ्रू, फिर वापस रिस्पॉन्स किया। ये एक प्रोसेस चलता है पीछे, ओके। सो ये आपका इंटरप्रेटर होता है। अब ये तो चल गया, नोटबुक भी चल गई, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ देखा, कुछ भी नाम लिख दिया जैसे कोड, अब मैंने रीनेम कर दिया, अब नाम तो हो गया। अब मुझे यार देखना है कहाँ गई, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पे, मेरे को होम पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर मैं देखूंगा अरे यार ये कहाँ पर चीज पड़ी हुई है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, अगर आप कहते हो नहीं मुझे तो देखना ही है, मुझे तो ऐसे ही काम करना है, तो आप ऐसे करो कि आप जो है ना DIR कर दो, ये कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपको देखो पाथ दिख रहा है, ये यहाँ पड़ी हुई है सी यूजर्स SB756FM। आप गए, आपने कहा भाई सी यूजर्स SB756FM, और यहाँ पे गया मैं, यहाँ गया। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोड, ये यहाँ पे है, तो ऐसे जाना पड़ रहा है यार। तो वो बाय डिफॉल्ट जो ले रहा है वो आपकी यूजर आईडी से ले रहा है, एंड आई रियली डोंट वांट दैट। आपने जो जुपिटर नोटबुक एक्सेस किया वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से खुल रहा है, सो हम इसे भी बंद कर देते हैं। ये तब होता है जब आप कहाँ से खोलते हो, जब आप नोटबुक से यहाँ से खोलते हो, नेविगेटर के ऑप्शन से। अब ये तो आपको क्लियर हो गया, नोटबुक तो आपको चलाना आ गया, लेकिन अब आप कहते हो नहीं यार मुझे तो अपनी स्पेसिफिक डायरेक्टरी से ओपन करना है, तो मैं इसको अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, यस। और इसको भी कर देते हैं बंद। तो आप कहते हो कि मुझे स्पेसिफिक डायरेक्टरी से खोलना है, तो सपोज करो मैं जाता हूँ यहाँ पे डाउनलोड्स, मेरे को खोलना डाउनलोड से, ठीक है। ये मेरा सेटअप फाइल है, आप चाहो तो रख सकते हो, इसको इंस्टॉल करना है अगर प्रॉब्लम है तो रख लो। अब मैं गया, मैंने कहा कि ना अपना एक अलग से डायरेक्टरी बनाते हैं, पाइथन प्रोजेक्ट। अब ऑलरेडी मेरा इस नाम से बना तो मैं कॉपी नाम रख देता हूँ। मैं इसके अंदर गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से अपनी नोटबुक ओपन करनी है, तो कैसे होगा, क्या करूंगा मैं उसके लिए? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा CMD लिखूंगा एड्रेस बार में, देखो मेरा पाथ आ गया यहाँ पे, मैं पहुंच गया इस पाथ में, राइट। अभी मैं DIR भी करूँ तो देखो कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई फाइल है ही नहीं ना, 0 बाइट से। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जुपिटर नोटबुक, तो देखते हैं क्या होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा, जुपिटर नोटबुक। कुछ लोग जुपिटर भी बोलते हैं, जुपिटर भी बोलते हैं, तो मैं तो मतलब दोनों ही बोल लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख लो। तो देखो जो भी आपका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर सेट होगा ये वहां से ओपन होगा। ये देखो लोकल होस्ट चल रहा है, मतलब आपका लोकल सर्वर जो होता है ना 127.0.0.1,
उससे ये ओपन होगा, ब्राउजर पे चलेगा आपके लोकल सर्वर पे, और जी आपका यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, ओपन हो रहा है ये। कुछ टाइम लेता है, क्योंकि वहां पे कुछ है नहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चला ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब नोटबुक खोली, कर्नल आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करा, यहाँ से आपने कहा भाई मैं क्या करता हूँ, नाम रख देता हूँ इसका टेस्ट कोड। ठीक है, रीनेम किया, यहाँ पे आप सेव अपना वही हेलो, सिंपल कोड है ये, इसको लेके चलेंगे, एंटर करेंगे और ये आपका रन जाएगा। ठीक है, ये आपका नोटबुक ओपन हो गया। अब आप इसे क्लोज कर दो। अब आप कहते हो नहीं मेरे को हो गया काम, सेव कर लो, कंट्रोल एस कर लो, चेक पॉइंट सेव हो जाएगा। इसे बंद कर दो। अब आप यहाँ जाओ तो आपका देखो यहाँ पे चेक पॉइंट क्रिएट हो गया, फोल्डर और एक टेस्ट कोड क्रिएट हो गया। ये आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी नहीं है, ये आपकी जो आपकी डायरेक्टरी थी वहां से ओपन हुआ। अभी ये हो गया। अब मैं क्या देखता हूँ, मेरे को चाहिए वीएस कोड का। अब चलो वीएस कोड में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो वीएस कोड में काम करने का क्या तरीका है, वीएस कोड में काम करने का तरीका ये है कि आप यहाँ गए, आपने कहा मुझे फोल्डर पे काम करना है, तो मैंने कौन सा फोल्डर बनाया था, पाइथन प्रोजेक्ट कॉपी, इसको सिलेक्ट किया और मेरा ये ओपन होगा। ठीक है, ये एक तरीका है सिंपल सा। यहाँ पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर जो भी था वहां पे गया। अभी ओपन हो रखा है, इसलिए आप जब नया नया खोलोगे तो वहां पे आपका ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा। तो अब आप यहाँ पे टेस्ट कोड IPY NP फाइल है, देखो मैंने जो पाइथन नोटबुक का एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ था, राइट। तो अब इसके हिसाब से हमारा वो सेल आ जानी चाहिए, जैसे मेरा ब्राउजर में खुल रहा था तो देखो वैसे ही आ रहा है। रन कर लो दोबारा, पाइथन एनवायरनमेंट आपसे मांगेगा, आप सेलेक्ट कर लो जो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट देखो रिकमेंडेड लिखा हुआ है, इसी को कर लेते हैं, एनाकोंडा का जो पाइथन है। तो ये देखो कनेक्ट हो रहा है कर्नल बाय दिस, ये इंटरप्रेटर ही है जिससे कनेक्ट हो रहा है। सो ये एनवायरनमेंट रन होगा। ये शुरुआत में एक थोड़ा सा टाइम लेता है, कनेक्शन करेगा, उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपका स्पीड से चलेगा 3.11.17। तो आप इसे रन करो तो देखो आउटपुट आ गया हेलो। ठीक है जी, हेलो। आपको पता नहीं चल रहा होगा तो हेलो 1 कर देते हैं, देखो हेलो 1। ठीक है, ये डन हो गया। अब आप कहते हो कि यार मैंने VS कोड पहले खोलना पड़ेगा फिर फोल्डर खोलना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम लगती है मेरे को कभी कभी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा कहीं पर भी, नॉट ऑन द फोल्डर ऑफ फाइल्स, मैं यहाँ कहीं भी एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड, खत्म। सबसे सिंपल तरीका मेरे को जो लगता है वो ये। आप पहले VS कोड खोलोगे सो वो सब प्रॉब्लमेटिक चीज लगती है। ये देखो यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है जी, खत्म। इसको करते हैं बंद। एक और तरीका है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि आपने कहा कि मैं CMD से करना चाहता हूँ। चलो CMD से भी थोड़ा सा सीख लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। आपका कोई वजह से वहां पे मान लो इन केस यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ये कोड, ये कब दिखता है ये भी मैं बता देता हूँ। जब आप VS कोड डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछता है कि ओपन विद कोड इंक्लूड करना है नहीं करना, तो आपको उस चेक बॉक्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, CMD खोल देता हूँ सपोज करो। अब हम चलते हैं CMD पे। अब ये दोनों के लिए चलेगा, जब पाइथन नोटबुक भी आपको ओपन करनी है, VS कोड भी करनी है, तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जैसे डिफॉल्ट पाथ आपका जो भी है, जैसे मुझे यहाँ से करना है कुछ भी ओपन, तो मैं क्या करूंगा, CD स्पेस, सीधा एंटर मारोगे। अब वो चाहे कहीं पर भी होगा वहां से वो आपका पाथ पकड़ लेगा। अब देखो ये सेम पाथ आ गया, मैं देखो सेम पाथ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोड स्पेस डॉट एंटर, कोड स्पेस डॉट लिखा एंटर, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो VS कोड ओपन हो जाएगा सेम उसी लोकेशन से। ठीक है, सेम इसी लोकेशन से VS कोड आपको ओपन हो गया, टेस्ट कोड डॉट IPY फाइल सेम। ठीक है जी, अब आप कहते हैं नहीं मुझे तो जो पाइथन नोटबुक ओपन करनी है, तो लो जी कर लो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये कोड फाइल यहाँ से ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि हमें टर्मिनल्स जो भी हमें एक्सेस करना है वो कैसे करना है। ठीक है,
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, आइसोलेट कैसे करते हैं एनवायरनमेंट। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सपोज करो आप एक डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो दोनों के एनवायरनमेंट को आप एक नहीं रख सकते क्योंकि दोनों की लाइब्रेरीज अलग अलग हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। उससे बचने के लिए वी वर्क ऑन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So guys, thank you so much for watching the video. See you next time. Bye.